हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं एस एन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। जी हाँ, ग्रामर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रामर का ये पहला वीडियो होगा दोस्तों, और ग्रामर की शुरुआत हम शुरू से ही करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। टॉपिक बाय टॉपिक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामर है क्या चीज़, ग्रामर की डिफिनीसन क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ है। पहले दिया गया है कि ग्रामर यानी व्याकरण, यानी आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो ग्रामर कहा जाता है उसी को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि वे नियम जो ये बतलाते हैं कि शब्द शब्द यानी वर्ड्स विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते अर्थात चेंज होते हैं, तथा वे वाक्यों यानी सेंटेंसेज में किस प्रकार मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ग्रामर कहलाते हैं। यानी वे नियम जो यह बतलाते हैं कि शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वे वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, ग्रामर कहलाते हैं। इंग्लिश में उसकी डिफिनीशन देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स चेंज टू शो डिफरेंट मीनिंग्स एंड हाउ दे आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस आर कॉल्ड ग्रामर। जी हाँ, वही बात कि वे नियम जो है बतलाते हैं कि शब्द विभिन्न अर्थों को बताने के लिए किस प्रकार बदलते हैं तथा वे वाक्यों में किस प्रकार मिलते हैं, ग्रामर कहलाते हैं। दोस्तों, ग्रामर को दूसरे शब्दों में अगर ग्रामर की व्याकरण की व्याख्या की जाए तो दूसरे शब्दों में व्याकरण की डिफिनीशन आप बता सकते हैं, व्याख्या मतलब उसकी परिभाषा बता सकते हैं कि व्याकरण वो विद्या है कि जिसके द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना अथवा बोलना सीखा जाता है। जी हाँ, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा आप किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखते हैं। तो ये तो व्याकरण की डिफिनीशन है दोस्तों, ग्रामर की डिफिनीशन है। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी ग्रामर की डिफिनीशन जानने के बाद क्या चीज़ होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लेटर। जी हाँ, आगे दिया गया है, टॉपिक नंबर 2 दिया गया है, लेटर। लेटर क्या चीज़ है, देखिए लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में आ, ई, का, खा, गा आदि वर्ण होते हैं। जी हाँ, आ से लेकर ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, जी हाँ जेड तक 26 लेटर्स अर्थात वर्ण होते हैं। लेटर्स का मतलब वर्ण होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। जी हाँ, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं 26 लेटर हैं, उन्हीं को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और जो हिंदी के शब्द हैं मतलब अक्षर हैं या वर्ण हैं, इनको हिंदी अल्फ़ाबेट यानी हिंदी वर्णमाला कहते हैं। नीचे देखिए, उसी को इंग्लिश में उसकी परिभाषा दी गई है। अ सेट ऑफ लेटर्स इज यूज इन राइटिंग एनी लैंग्वेज especially when arranged in order in English are the A B C D E F G etc 26 letters called alphabet। यानी उसी बात को दोहराया गया है, उसी बात को इंग्लिश में लिखा गया है कि वे वर्ण जो हैं, वर्ण उनको अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं ए बी सी डी करके 26 वर्ण होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। नीचे दिया गया है कि जिस प्रकार हिंदी में स्वर आ ई आदि तथा व्यंजन का खा गा आदि होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में वॉवेल यानी स्वर तथा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो यानी आप समझ गए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वोवेल्स और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट्स। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में आप बांट सकते हैं, पहला आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। यानी इसी तरह हिंदी वर्णमाला में भी होता है, इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला में भी, यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, वोवेल्स क्या है। यहाँ पर देखिए दूसरा टॉपिक जो आपका है वोवेल है, यहाँ पर इसको देखते हैं। यानी स्वर। स्वर क्या होते हैं, वे अक्षर जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता ना हो। यानी वे अक्षर, वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता ना हो, वोवेल्स कहलाते हैं। वोवेल्स यानी स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में
ए ई आई ओ यू 5 ऑवेल्स होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वो साउंड जो मुंह से हवा निकालने के रास्ते में बिना रुकावट के बोली जा सके, यानी मुंह से हवा निकालने में जब बोली जाती है तो बिना रुकावट के बोली जा सके, उसे ओवल्स यानी स्वर कहलाती है, यानी उसे ओवल कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो ये स्वर की डिफिनेशन है दोस्तों कि स्वर क्या चीज़ है, ओवल क्या चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या है। हाँ, इसी को पहले वोवेल को आप अंग्रेजी में उसकी डिफिनेशन दी गई है, देख लीजिए। अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द अनरेस्ट्रिक्टेड पैसेज ऑफ एयर थ्रू द माउथ इज अ वोवेल साउंड। इंग्लिश वोवेल्स आर indicated by the letters A, E, I, O, U, but sometimes W and Y also। जी हाँ, W और Y जो हैं ये भी कभी कभी स्वर की श्रेणी में आ जा सकते हैं, यानी इन्हें सेमी वॉबल्स कहा जाता है, जिसे आप अर्ध स्वर कह सकते हैं हिंदी में। जी हाँ, W और Y जो हैं ये भी कभी कभी क्या होता है कि ये भी स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, सेमी वॉबल्स कहते हैं, यानी अर्ध स्वर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सोनेंट। जी हाँ, कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है देख लीजिए, उसकी डिफिनेशन दी गई है कि वे अक्षर जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता पड़े, यानी ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण यानी अक्षर की आवश्यकता पड़े, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वोवेल्स को छोड़कर से सभी 21 अक्षर कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी वोवेल जो आपके हैं ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके जो 21 लेटर आपके हैं, यानी 21 अक्षर जो आपके बचते हैं, वर्ण बचते हैं, ये दिया गया है कौन कौन से अक्षर, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये सारे अक्षर क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, यानी व्यंजन हैं। दूसरे शब्दों में नीचे दिया गया है, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वह साउंड जो मुंह की सांस को बिना थोड़ा रोके नहीं निकाली जा सके, कॉन्सोनेंट कहलाती है, यानी उसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सम व्हाट रिस्ट्रिक्टेड पैसेज ऑफ एयर थ्रू द माउथ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। जी हाँ, यानी वही बात कि यानी आप कह सकते हैं कि वो साउंड जो मुंह की सांस को बिना थोड़ा रोके नहीं निकाली जा सके, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाती है। अब दोस्तों ये हो गया स्वर और व्यंजन, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट। आप समझ चुके कि आपके 5 वोवेल्स हैं, यानी 5 स्वर हैं, बाकी 21 जो हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी व्यंजन हैं। उसके बाद दोस्तों स्वर व्यंजन यानी लेटर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उसके आगे फिर ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आता है शब्द। अब देखते हैं दोस्तों वर्ड क्या है। वर्ड यानी शब्द क्या है। लेटर्स का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वर्ड कहलाता है। जैसे दिया गया है बॉय यानी लड़का, चेयर यानी कुर्सी। नीचे दिया गया है इंग्लिश में उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ वर्ड इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी शब्द क्या है, लेटर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। यानी वही बात कि लेटर का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, यानी यहाँ पर जैसे 2 लेटर्स का एग्जाम्पल दिया गया है, बॉय एंड चेयर। अब ये होना चाहिए कि लेटर्स को 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को अगर एक साथ रखा जाए तो उसको शब्द कहा जाता है, यानी वर्ड कहा जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसका निश्चित अर्थ हो। अब मान लीजिए यही बॉय BOY लिखा है बॉय, तो इसका निश्चित अर्थ है लड़का होता है। अब इसी को अगर OBY लिख दिया जाए तो कोई इसका निश्चित अर्थ नहीं होगा, तो उस कंडीशन में इसको आप शब्द नहीं कह सकते। यानी शब्द के लिए क्या होना चाहिए कि लेटर्स का समूह हो लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। जी हाँ, उसका अगर निश्चित अर्थ है तभी वो लेटर्स कहा जाएगा, तभी वो वर्ड कहा जाएगा, नहीं तो वर्ड नहीं होगा। अब वर्ड के बाद नंबर आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या चीज़ है, स्पेलिंग यानी वर्तनी। आप समझते हैं, स्पेलिंग जानते हैं क्या है। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि प्रत्येक शब्द में लेटर का एक निश्चित क्रम होता है। यानी कोई भी शब्द लिखा हुआ है, चाहे ऊपर देखिए लिखा हुआ है आ वर्ड
इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। तो इसमें क्या होता है कि लेटर का एक निश्चित क्रम होता है, इसी निश्चित क्रम को स्पेलिंग यानी वर्तनी कहते हैं। इंग्लिश में आप ऐसे समझ सकते हैं, लिखा हुआ है कि इन लर्निंग स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए वन कैन नॉट डिपेंड अपॉन रूल्स। यानी हाँ, एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग का एक निश्चित रूल नहीं है, रूल पर ही डिपेंड नहीं रहा जा सकता कि नहीं इसी रूल के हिसाब से ही स्पेलिंग वर्ड की हो सकती है। क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं कि लिखने में आपको अगर मतलब उन अक्षरों से, उन लेटर से, इंग्लिश के लेटर से हिंदी के कौन से अक्षर बनते हैं, इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो वो आपका गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए नॉलेज लिखा हुआ है, अब नॉलेज को अगर एक एक शब्द बोला जाए तो KNOWLEDG ऐसे, तो इसको पढ़ने में अगर उसके अर्थ के हिसाब से एक एक लेटर के अर्थ के हिसाब से पढ़ा जाए तो कुछ दूसरा ही पढ़ने में आएगा। अरस्तु लिखा जाता है, अरस्तु को पढ़ने में उसको अरस्तु कहा जाता है, बट उसको लिखने में उसकी स्पेलिंग अरस्तु ने अरिस्टोटल करके लिखी जाती है। इसी तरह कनौलदगे उसको लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे तमाम वर्ड हैं। यानी वही बात यहाँ पर बता रहा है कि स्पेलिंग को लर्न करने के लिए, स्पेलिंग सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि रूल्स पर केवल डिपेंड नहीं रहा जा सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है। होल्ड गुड इन लर्निंग स्पेलिंग ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी इस लैंग्वेज की स्पेलिंग सीखने के लिए ये नियम कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बहुत अच्छा नियम है। यानी प्रैक्टिस के द्वारा आप शब्द की स्पेलिंग को सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्पेलिंग के बाद क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर में। उसके बाद नंबर आता है फ्रेज का। जी हाँ, नीचे 5 नंबर टॉपिक दिया गया है कि फ्रेज क्या चीज़ है। तो फ्रेज को आप समझिए, फ्रेज को हिंदी में क्या कह सकते हैं, वाक्यांश अथवा शब्द समूह। यानी फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश अथवा शब्द समूह कहा जाता है। उसकी डिफिनेशन देखिए नीचे हिंदी में क्या दी गई कि शब्दों का वह समूह जिसका निश्चित अर्थ होते हुए भी भाव अपूर्ण होता है। यानी शब्दों का वह समूह जिसका निश्चित अर्थ होते हुए भी भाव अपूर्ण होता है, फ्रेज कहलाता है। यानी निश्चित अर्थ होता है फिर भी उसका भाव जो है वो अपूर्ण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेज क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए फ्रेज यानी वाक्यांश कहलाता है। उसके नीचे आप देखते हैं शुरू से इंग्लिश में उसकी डिफिनेशन कैसे होगी, देखते हैं। 2 or more words that function together as a group, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जो एक साथ ग्रुप में मिलते हैं, आर कॉल्ड अ फ्रेज, यानी उनको फ्रेज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, इन द कंट्री द सिली ओल्ड वोमन वॉकिंग इन द गार्डन। यानी ये क्या है, शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। लेकिन अब इन द कंट्री यानी देश में। अब देश में अगर ऐसे ही कह दिया जाए देश में, तो देश में के आगे कुछ लगाएंगे, कुछ शब्द, कुछ कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे या कुछ आगे पीछे कुछ ऐसे शब्द जोड़ेंगे, तभी इसका अर्थ पूरा होगा। ऐसे कह दिया जाए देश में, तो आप सोचेंगे कि देश में क्या चीज़, क्वेश्चन बनेगा कि देश में क्या चीज़। तो वही चीज़ है कि शब्दों मतलब शब्दों का ग्रुप हो बट उसका भाव जो है वो पूरा ना हो, तो वो क्या होता है, उसको फ्रेज कहा जाता है। देखिए फ्रेज नीचे दिया गया कि वाक्यांश, यानी वाक्यांश जो फ्रेजेज हैं उनको क्या है, अपने कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार में प्रयुक्त होते हैं। यानी फ्रेज जो हैं अपने कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से फ्रेज होते हैं देख लीजिए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज और कंजक्शन फ्रेज। यानी इस तरह से इन तमाम प्रकार से फ्रेज का यूज किया जाता है। तमाम प्रकार के फ्रेज होते हैं, यानी वाक्यांश होते हैं। अब फ्रेज के बाद दोस्तों नंबर आता है किस चीज़ का, क्लाज का। जी हाँ, क्लाज क्या चीज़ है, क्लाज यानी उपवाक्य क्या चीज़ है। क्लाज को हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य क्या चीज़ है, देखिए उसकी डिफिनेशन हिंदी में दी गई है पहले कि शब्दों का ऐसा समूह यानी ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे, क्लाज कहलाता है। यानी ये जाने रहिए कि ऊपर क्या था कि शब्दों का, फ्रेज की डिफिनेशन में क्या था कि शब्दों का समूह हो बट पूरा भाव उसका पूर्ण ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे, क्लाज कहलाता है। यानी इस
क्लाज में क्या जरूरी है कि एक सब्जेक्ट और उसके साथ एक वर्ब होना जरूरी होता है, किंतु यह स्वयं एक पूर्ण वाक्य नहीं होता। लेकिन यह क्या होता है कि स्वयं एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है। तो जब वाक्य में एक से अधिक क्लाजेज होते हैं तो वे एक दूसरे से किसी कंजक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, किसी सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा क्लाजेज होते हैं, एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं, तो क्या होते हैं, किसी कंजक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। इंग्लिश में उसको देख लीजिए, डिफिनेशन उसकी कैसे है। अ क्लाज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी क्लाज क्या है, शब्दों का समूह है कि जो सेंटेंस का पार्ट होता है, बट होता क्या है, लेकिन होना चाहिए उसके पास क्या होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जी हाँ, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। और प्रेडिकेट में वर्ब भी हो, मतलब प्रेडिकेट के जो भी पार्ट्स हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वही होना चाहिए, यानी प्रेडिकेट होना चाहिए, प्रेडिकेट का पार्ट होना चाहिए। तो यानी सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी होता है, ये क्लाज का कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, क्लाज के एग्जाम्पल में दिया गया है कि रेनू सैड दैट सी वाज वरीड। रेनू सैड दैट सी वाज वरीड बताया गया है नीचे कि इन वाक्यों में दो क्लाजेज को दैट से जोड़ा गया है। जी हाँ, दैट कंजक्शन है, इससे दोनों क्लाज को जोड़ा गया है। दो क्लाज, यानी रेनू सैड आपका फर्स्ट क्लाज हो गया, और सी वाज वरीड ये उसी में जुड़ा हुआ दूसरा क्लाज है। यानी दो क्लाज इसमें है, एक रेनू सैड और दूसरा सी वाज वरीड, यानी एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट क्लाज। यानी रेनू ने कहा, अब इसमें भी, इसमें जो डिफिनेशन इसकी दी गई है उसको समझ लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से कि रेनू सैड, रेनू, अब इसमें रेनू सब्जेक्ट है, सैड क्या है, वर्ब है, यानी प्रेडिकेट का पार्ट है। रेनू ने कहा, दैट माने कि सी वाज वरीड, यानी वो चिंतित थी, परेशान थी। तो पहला क्लास जो है आपका रेनू सैड, इसमें आपने देखा कि रेनू सब्जेक्ट है और सैड क्या है, प्रेडिकेट अर्थात वर्ब है। दूसरा दैट कंजक्शन जो है दैट से जोड़ा गया है। दूसरा क्लास जो आपका इसमें है सी वाज वरीड, इसमें भी सी जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज वरीड जो है ये वर्ब का काम कर रही है, यानी प्रेडिकेट का काम कर रही है। तो दोनों क्लास में आप देखते हैं कि जो रूल्स बताए गए कि सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्लास में होना जरूरी है, लेकिन उसका पूरा अर्थ एकदम क्लियर ना हो, अर्थात सेंटेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया, एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा। दूसरा यहाँ पर दिया गया, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट पास, यानी वो कठिन परिश्रम उसने किया लेकिन वो पास नहीं हो सका। जी हाँ, उसने कठिन परिश्रम किया, इसमें भी दो क्लास को बट से जोड़ा गया है, किंतु ही कुड नॉट पास, यानी वो पास नहीं हो सका। तो ही वर्कड, इसमें भी सब्जेक्ट ही है, वर्कड क्या है, यानी प्रेडिकेट है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट यानी वर्ब भी है। वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट, बट से यानी बट कंजक्शन है, जोड़ा गया। ही कुड नॉट पास, इसमें भी ही सब्जेक्ट है, कुड क्या है, वर्ब है, नॉट पास, यानी ये कुड नॉट पास जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। तो यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो दोनों है। तो इस प्रकार नीचे दिया गया है कि इन वाक्यों में दोनों क्लाज को बट से जोड़ा है। जी हाँ, ये आप एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि क्लाज क्या होते हैं और उनमें क्या होना जरूरी है। अब देखिए कि क्लाज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्लाजेस तीन प्रकार की होती हैं। जी हाँ, क्लाजेस तीन प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्लाज, यानी जिसे आप प्रधान उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी आश्रित उपवाक्य होता है। और कोऑर्डिनेट क्लाज, यानी सह उपवाक्य। तो ये तीन क्लाज होते हैं, ये क्लाज के प्रकार होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। अब नीचे दिया गया है कि क्लाजेज का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद क्लाज मतलब पूरा विवरण उसका कि क्लाज कैसे यूज होती है, कि क्या क्या चीज़ होती है, या फ्रेज के जो यूजेज हैं, ये सारे यूजेज जो हैं वो ये केवल डिफिनेशन आपको बताया गया है कि होते क्या है। यानी इस वीडियो में आपने क्लाज का डिफिनेशन, फ्रेज का डिफिनेशन, लेटर यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, इन सब के बारे में जाना, और ग्रामर की डिफिनेशन जाना कि ग्रामर है क्या चीज़। यानी ग्रामर प्रत्येक
जितने भी लिटरेचर हैं सब में ग्रामर होना जरूरी होता है। ग्रामर जो उसके नियम होते हैं, चाहे कोई भी साहित्य हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कुछ भी हो, संस्कृत हो, तो सब में क्या होता है, ग्रामर होता है। तो आज आपने ग्रामर के बारे में जाना और उसके कुछ पार्ट जो हैं आगे के उसके बारे में सीखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ग्रामर पर पूरा आगे अब स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों चैनल पर जो भी हमारे मित्र अभी नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे रहेंगे, बेल को प्रेस करे रहेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।